हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और टेक्सास चेनसो मैसेकर सीरीज में आज आप देखने वाले उसका थर्ड पार्ट। इसका टाइटल है लेदरफेस द टेक्सास चेनसो मैसेकर 3। ये मूवी आई थी 1990 में और इसके डायरेक्टर हैं जेफ बर। ध्यान देने लायक बात यह है कि टोबी हूपर का इस मूवी से कोई लेना देना नहीं है। 2 मूवीज के बाद उन्होंने इस फ्रेंचाइज को अलविदा कह दिया था। अब इसमें हम लेदरफेस को दोबारा देखेंगे, लेकिन ना तो लेदरफेस पुराने वाला होगा और ना ही उसकी फैमिली। इसमें हम एक नई सॉयर फैमिली को देखेंगे और ये मूवी पिछले पार्ट्स के साथ कनेक्टेड है या नहीं, इसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे, ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है उसी क्लासिक वे में और हमें फिर से बताया जाता है कि फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ था, लेकिन यहाँ हमें यह भी बताया जाता है कि फर्स्ट पार्ट की सर्वाइवर सैली 1977 में मर गई थी। इसके बाद हम देखते हैं जीना नाम की एक लड़की को, जिसके फेस पर हथौड़ा मारकर कोई उसे जान से मार देता है, और वो कोई है लेदरफेस, जो कि अब जीना के फेस का मास्क बना रहा है और ये सब देख रही है जीना की बहन सारा। अब यहाँ सारा से थोड़ी आवाज हो जाती है, जिस वजह से लेदरफेस उसके पीछे पड़ जाता है और यहाँ वो दरवाजा बिल्कुल उसी तरह बंद करता है जैसे लेदरफेस ने किया था ओरिजिनल मूवी में। ये था लेदरफेस का इंट्रो। इसके बाद हम देखते हैं कपल मिशेल और रायन को, जो कि टेक्सास में ट्रैवल कर रहे हैं। जल्दी मिशेल दूसरी सिटी में शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि जल्दी ये दोनों अलग होने वाले हैं और ये इनकी लास्ट ट्रिप है। ऐसे सड़क के किनारे किनारे चलते हुए रात हो जाती है और रास्ते में हो रही थी काफी भारी चेकिंग, क्योंकि उस जगह पर ढेर सारी सड़ी गली डेड बॉडीज बरामद हुई थी। और क्योंकि एक टेक्सास चेनसो मैसेकर फिल्म है, इसलिए ये काम लेदरफेस की फैमिली का ही होगा। लेकिन ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा, क्योंकि वो लोगों को मारते तो हैं, लेकिन दबाने के लिए नहीं बल्कि खाने के लिए। अब यहाँ पर हम एक रिपोर्टर को भी देखते हैं, जिसे शायद आपने पहचान लिया होगा। यह है स्ट्रेच, पिछले पार्ट के सर्वाइवर, अब ये बन चुके एक रिपोर्टर। खैर वो दोनों आगे बढ़ते हैं और रात दिन ट्रैवल करने के बाद पहुंच जाते हैं गैस स्टेशन पर, जिसे चला रहा था अल्फ्रेडो नाम का एक अजीब आदमी। वो मिशेल की एक फोटो क्लिक करके उसे बेच रहा था और ये रेफरेंस है ओरिजिनल मूवी के हिचहाइकर का। जब मिशेल वो फोटो नहीं लेती तो वो उसे हरास करना शुरू करता है। तब वहाँ हीरो बनकर आता है एक हिचहाइकर, जिसका नाम है टैक्स। अच्छी तरह वहाँ की सजावट देख लेने के बाद रायन वापस आता है। तब टैक्स उनसे मांगता है लिफ्ट, लेकिन रायन उसे साफ मना कर देता है। यहाँ मिशेल जाती है वॉशरूम में और इतने में टैक्स रायन को बताता है एक शॉर्टकट, जो कि मैप पर नहीं था। इतनी सारी स्लैशर देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि उस रोड पर नहीं जाना चाहिए जो मैप पर नहीं है, स्पेशली जब कोई स्ट्रेंजर आपको बता रहा हो। उधर मिशेल वॉशरूम में थी और उसे छुप कर देख रहा था अल्फ्रेडो। उसका भांडा भी टैक्स ही फोड़ता है। टैक्स है या सुपरमैन, सारी मुसीबतें यही सॉल्व कर रहा है। अब अल्फ्रेडो को ये बात पसंद नहीं आती, इसलिए वो एक शॉटगन लेकर उनके पीछे पड़ जाता है। मिशेल और रायन तो वहां से निकल जाते हैं, लेकिन वो उनके ऊपर गोली चलाता है और उसके बाद वो देखते हैं कि उसने टैक्स को भी गोली मार दी। वो इतने डर चुके थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। हड़बड़ाहट में वो उसी रोड पर कार मोड़ लेते हैं जिसके बारे में टैक्स ने बताया था। इसके बाद हम एक ट्रक को देखते हैं जो कि उसी गैस स्टेशन से निकला था और वो पहुंच जाता है उनकी कार के पीछे। उनसे आगे निकलकर वो उनकी कार पर एक डेड कोयोटी फेंकता है, जिस वजह से उनकी कार बेकाबू हो जाती है और उसका एक टायर भी फट गया था। अच्छी बात यह थी कि अब वो ट्रक आसपास नहीं दिख रहा। इससे पहले कि वो वापस आए, रायन जल्दी से टायर चेंज कर रहा था। तभी उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई उनके पास आ रहा है, और वो एकदम सही थे। कोई लंगड़ाता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा था और वो और कोई नहीं बल्कि लेदरफेस ही था। उसे देखकर वो दोनों जल्दी से कार में बैठ जाते हैं और वो उनकी कार की धज्जियां उड़ा रहा था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि रायन ने टायर चेंज कर दिया था, इसलिए वो लेदरफेस को ठोक कर वहां से निकल जाते हैं। वो भी फुल स्पीड में जा रहे थे और सामने से एक और कार आ रही थी, जिसे चला रहा है बैनी। अब अचानक उनके सामने आ जाता है टैक्स, जिसकी हालत काफी बुरी थी और उसे बचाने के चक्कर में दोनों ही कार्स क्रैश हो जाती हैं। बैनी को बहुत कम चोट आई थी, लेकिन उन दोनों का बुरा हाल था। रायन उसे बताता है कि कुछ लोग हमारे पीछे हैं जो कि हमें मारना चाहते हैं और एक के पास तो चेनसॉ भी है, लेकिन बैनी ये सब हल्के में ले रहा था। वो उन्हें पेन किलर्स देता है और वो दोनों भी चुपचाप निकल जाते हैं, जैसे कि वो अपने घर में हों। पेन किलर्स लेते ही उन्हें नींद आने लगती है और सोना यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये तो उन्हें पहले सोचना था। बैनी कहता है कि तुम आराम करो, मैं सब संभाल लूंगा। उन्हें वहीं पर छोड़कर वो जाता है रोड पर टैक्स को ढूंढने। टैक्स तो उसे नहीं मिलता, लेकिन उसे मिल जाता है एक और अजीब आदमी, जिसका एक हाथ मेटल हुक था, और ये वही आदमी है जो मिशेल और रायन का पीछा कर रहा था ट्रक में। बैनी उससे मदद मांगता है और वो मदद करने के लिए तैयार था, लेकिन अचानक बैनी की नजर पड़ती है उसके ट्रक के पीछे रखी चेनसॉ पर, जिससे वो समझ जाता है कि ये वही आदमी है जो उन दोनों के पीछे लगा है। और हम समझ जाते हैं कि लेदरफेस का भाई है। इसका नाम है टिंकर। अब बैनी जल्दी से जाकर अपनी कार में रखी गन निकालता है, लेकिन टिंकर उसे ज्यादा टाइम नहीं देता। वो उसे अपने ट्रक से उड़ाने वाला था, लेकिन किसी तरह वो बच जाता है, सिर्फ कुछ ही देर के लिए, क्योंकि तभी उसके पीछे लग जाता है लेदरफेस। या इन दोनों के बीच काफी हाथापाई होती है, जिसमें हार गया था बैनी।
लेदरफेस उसे खत्म करने ही वाला था कि तभी वहां पहुंच जाती है सारा, जिसे हमने फिल्म के स्टार्ट में देखा था। वो लेदरफेस को अपने पीछे लगाती है और क्योंकि इस फिल्म में लेदरफेस लंगड़ा कर चल रहा है, इसलिए वो बड़ी आसानी से उसे चकमा देकर वापस पहुंच जाती है बेनी के पास। सारा उसे बताती है कि वो इस रोड पर नजर रखते हैं और यहाँ से गुजरने वालों को मारकर खा जाते हैं। वो बताती है कि उन्होंने उसकी फैमिली को भी मार डाला। अब बेनी को पता चल रहा था कि मामला कितना सीरियस है। उधर रायन और मिशेल भी अपनी नींद से जाग गए थे और मैं हैरान इस बात से हूँ कि लेदरफेस इन्हें ढूंढ नहीं पाया, जबकि खुले में सोए हुए थे अपनी क्रैश कार के पास। खैर बेनी का नाम चिल्लाते हुए वो आगे बढ़ते हैं और उनकी आवाज बेनी तक पहुंच गई थी और लेदरफेस तक भी। सारा को वहीं पर छोड़कर बेनी उनके पास जाता है और सारा को भी इसके साथ जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ लेदरफेस उसे दबोच लेता है और चीर देता है अपनी चेनसॉ से। सारा की चीखें हर तरफ गूंज रही थी। रायन और मिशेल दोनों काफी डर चुके थे, लेकिन डर तो आगे और बढ़ेगा क्योंकि उनके पास पहुंच चुका था लेदरफेस, जबकि पहुंचना चाहिए था बेनी को, जो कि पता नहीं कब का निकला हुआ है। खैर वो दोनों बचकर भागते हैं और अचानक रायन का पैर फंस जाता है एक बियर ट्रैप में। मिशेल भी बेचारी क्या करती, वो अपनी जान बचाकर भाग जाती है और लेदरफेस रायन का भी काम कर देता है। भागते हुए मिशेल पहुंच जाते हैं एक घर तक, जिसके अंदर उसे मिलता है एक छोटी लड़की। उसके पीछे वो पहुंच जाते एक रूम में जहां हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। हड्डियों से भरा रूम तो जरूरी है। मिशेल को लगता है कि वो बेचारी भी एक विक्टिम है, लेकिन उसकी डॉल देखकर वो जल्दी सब कुछ समझ जाती है। वो भी एक सॉयर थी और साथ में टैक्स भी। इसके ऊपर तो मुझे शुरू से शक था। वो उसके हाथों को एक चेयर पर ठोक देता है और अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर वही फेमस डाइनिंग टेबल वाला सीन आएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि वहां पर उनका ग्रैंडपा भी था जो कि मर चुका है। इसकी स्ट्रिक्ट डाइट भी इसे नहीं बचा पाई और आपको पता ही है कि अपनी फैमिली को ये कितना संभाल कर रखते हैं। अब यहाँ पर हम एक और नए कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है एन, और ये इन सब भाइयों की माँ है। टिंकर भी वहां पहुंच जाता है और अपने साथ लाया था रायन को। वो दोनों से उल्टा लटका देते हैं मीट हुक्स पर और अभी वो जिंदा था। लेदरफेस भी घर पहुंच जाता है और घर पर उसके लिए गिफ्ट तैयार था। वो थे एक गोल्डन चेनसॉ जिसके ऊपर लिखा था द सॉइस फैमिली, और ये लाइन पिछले पार्ट में बोली थी ड्रेटन ने। इस सॉ को देखकर लेदरफेस काफी खुश हो गया था। इसके बाद वो अपने लेसन्स लेता है जिसमें उसे अपने सामने आ रही चीज का नाम बताना था। उसके सामने था एक क्लाउन, लेकिन उसे तो वो फूड दिख रहा था। उधर बेनी को मिलता है अल्फ्रेडो, जो कि कुछ बॉडी पार्ट से छुटकारा पा रहा था। अब तक आप जान ही गए होंगे कि ये भी उन भाइयों में से एक है, यानी कि ये टोटल भाई हैं 4, टिंकर, अल्फ्रेडो, लेदरफेस और टैक्स। खैर यहाँ बेनी उसे नॉक करके गिरा देता है स्वाम्प में। इसके बाद भटकते हुए वो भी पहुंच जाता है उनके घर तक। अंदर डिनर की तैयारियां चल रही थी और यहाँ में पता चलता है कि वो छोटी लड़की लेदरफेस की बेटी है, और क्योंकि वो एक सॉयर है इसलिए उसे मौका मिलता है अपनी फर्स्ट किल का, और उसकी पहली किल बनता है रायन। अब आखिर में बारी आई थी मिशेल की। लेदरफेस उसे मारने वाला था कि तभी बेनी अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है, जिसमें एन मारी जाती है और टिंकर की उंगलियां और एक कान भी उड़ गया था। आखिर में वो भी मर जाता है। इतने में मिशेल भी फ्री होकर वहां से निकल गई थी और बाहर से मिल जाता है बेनी, लेकिन यहाँ पर टीमें बढ़ जाती हैं। बेनी सामना करता है टैक्स का और लेदरफेस पड़ जाता है मिशेल के पीछे। इन दोनों की फाइट के बीच टैक्स के ऊपर काफी फ्यूल गिर गया था। इसका फायदा उठाकर बेनी उसे जला देता है। उधर लेदरफेस ने ऑलमोस्ट मिशेल को पकड़ लिया था, तभी बेनी वहां पर पहुंच जाता है और यहाँ पर होती है मेन फाइट। काफी देर तक ये फाइट चलती है और इस फाइट में भी जीतता है लेदरफेस। बेनी राउंड 2 में भी कुछ नहीं कर पाया। अब रह गई थी सिर्फ मिशेल। इससे पहले कि वो उसे मारता, वही एक पत्थर से मार मार कर उसे पानी में डुबा देती है। यह लेदरफेस भी मर गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा मॉर्निंग में और हम देखते हैं मिशेल को, जो कि भटकते हुए रोड तक पहुंच गई थी, लेकिन तभी उसके पास आता है अल्फ्रेडो का ट्रक और उसके अंदर था बेनी। सरप्राइजिंगली वो बच गया। अब वो दोनों वहां से निकल रहे थे, लेकिन तभी वहां जाता है अल्फ्रेडो। सरप्राइजिंगली वो भी बच गया। अब इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, मिशेल ट्रक में रखी शॉटगन उठाती है और उसका खेल कर देती है खत्म। यहाँ फाइनली वो दोनों वहां से निकल जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि लेदरफेस अभी भी जिंदा है, यानी कि पानी में डूबने वाला कोई भी नहीं मरा। खैर इसी के साथ ये मूवी हो जाती है एंड। तो ये मूवी पिछले दोनों पार्ट्स के आसपास भी नहीं थी। क्वालिटी के हिसाब से मूवी अच्छी थी क्योंकि इसे न्यू लाइन सिनेमा ने बनाया था, जो कि काफी बड़ी कंपनी है, लेकिन पैसे छापने के चक्कर में उन्होंने हर तरह से अपना नुकसान कर लिया। इस मूवी को ऑडियंस ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया था और उस टाइम पर यह सीरीज की सबसे घटिया फिल्म बन गई थी। मोस्टली मूवीज के साथ ये होता है कि टाइम के साथ साथ उनकी फॉलोइंग बन जाती है, लेकिन इसके साथ ऐसा भी नहीं हुआ। इसका नाम ना तो आपको कहीं सुनाई देगा और ना ही दिखाई देगा। ज्यादातर लोगों को तो ये भी नहीं पता कि लेदरफिश नाम की एक मूवी ये भी है। मैक्सिमम लोग 2017 वाली मूवी को जानते हैं। अब इसे पसंद क्यों नहीं किया गया, इसके कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि पिछले पार्ट्स की स्टोरी को कंटिन्यू नहीं करती। हालांकि इसमें कई रेफरेंसेस दिए गए, जैसे कि स्ट्रेच का कैमियो और 100 पर लिखी लाइन, लेकिन फिर भी इसमें पूरी सॉयर फैमिली को बदल दिया गया, जिस वजह से पिछले पार्ट्स की स्टोरी को डंप करती है और हम इसे कह सकते हैं स्टैंड अलोन मूवी, जिसका नाम रख दिया गया टेक्सास चेनसो मैसेकर 3।
और जैसा कि इसका मेन टाइटल बता रहा है, इसमें मेन फोकस किया गया लेदरफेस पर, बाकी कैरेक्टर्स पर उतना ध्यान नहीं दिया गया और इसमें एक भी किल ढंग से नहीं दिखाई गई, जो कि बहुत बड़ा माइनस पॉइंट रहा, क्योंकि पूरी मूवी में हम बस लोगों को इधर से उधर भागते देखते हैं, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं। जबकि मूवी काफी अच्छी बन सकती थी, इसमें लेदरफेस भी काफी सही था। इस मूवी का एक कमर्शियल भी रिलीज हुआ था जो कि काफी ज्यादा बैडएस था, लेकिन मूवी इसके आसपास भी नहीं। आप भी उस कमर्शियल को जरूर चेक करना, वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। हालांकि मूवी काफी अच्छी बनाई गई थी, लेकिन वो अच्छी मूवी हमारे सामने नहीं आ पाई, सिर्फ स्टूडियो की वजह से। इसमें काफी सारे कट्स किए गए, जिससे ये मूवी एक मजाक बनकर रह गई, नहीं तो इसका भी काफी नाम होता। तो अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े फैक्ट्स के बारे में। ये मूवी हर तरह से एक फेलियर थी। इसके बजट के बारे में तो नहीं पता, लेकिन इसने कमाई की थी 5.7 मिलियन की, जो कि काफी ज्यादा कम है इतने बड़े स्टूडियो को देखते हुए। डायरेक्टर जेफ बर्ग को पहले फायर कर दिया गया था, लेकिन जब किसी और डायरेक्टर ने हामी नहीं भरी तो उन्हें वापस रख लिया गया। ओरिजिनल स्क्रिप्ट काफी ज्यादा ब्रूटल थी और उसमें काफी भयानक किल्स थी, लेकिन स्टूडियो इसके लिए राजी कैसे हो जाता। उन्हें फैंस की नहीं बल्कि पैसे की पड़ी थी, इसलिए वायलेंस को कम किया गया और मूवी तैयार होने के बाद भी इसमें ढेर सारे कट्स किए गए, तभी ये मूवी ऐसी है। अगर इसमें कट्स ना किए जाते तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बन सकती थी, और आज के टाइम पर उन कट की हुई फुटेजेस में कई फुटेज तो खो गई है। न्यू लाइन सिनेमा ने इस फ्रेंचाइज को बाय इसलिए किया था क्योंकि इनकी नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट सीरीज खत्म होने वाली थी और वो चाहते थे कि फ्रेडी क्रूगर की जगह लेदरफेस उनका नया हॉरर आइकन बन जाए, लेकिन मूवी इतनी बुरी फ्लॉप हुई कि उनका यह सपना टूट गया। इसका ओपनिंग सीन उसी मूवी को होमेज है, क्योंकि उसमें भी फ्रेडी अपना ग्लव बनाता हुआ दिखता है। इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले ही इसका ट्रेलर आ चुका था। इसी से पता चल जाता है कि स्टूडियो लेदरफेस के नाम पर कितनी हाइप बना रहा था, लेकिन मूवी देखो तो उसमें कुछ भी नहीं। केन हॉर्डर, जिन्हें जाना जाता है जेसन और विक्टर क्राउली के रोल के लिए, इस फिल्म में वो स्टंट कोऑर्डिनेटर थे और लेदरफेस के स्टंट डबल भी, और कमर्शियल में लेदरफेस भी वही थे। इस मूवी के स्टार्ट में एक ब्रूटल सीन था जिसमें लेदरफेस अपना मास्क हटाता और हम उसका भयानक डिसफिगर्ड चेहरा देख पाते, इसलिए वो स्टार्टिंग में एक मास्क बना रहा था, लेकिन स्टूडियो ऐसा कैसे होने देता। स्टूडियो ने सीन को हटा दिया क्योंकि वो उसे यूज करना चाहते थे इसके सीक्वल में, जो कि कभी बनाई नहीं। लेदरफेस का चेहरा में दिखाया गया 2003 वाले रीमेक में। डायरेक्टर से शूट करना चाहते थे टेक्सास में, लेकिन स्टूडियो ने पहले ही कैलिफोर्निया में स्वर का घर बना दिया था, और वो वही घर है जो एलिस कूपर के हाउस ऑफ फायर में यूज किया गया, और इस फ्रेंचाइज की इकलौती मूवी है जो टेक्सास में शूट नहीं हुई। टॉम सवीनी को डायरेक्टर की जॉब ऑफर की गई थी और पीटर जैक्सन को भी, लेकिन कोई राजी नहीं हुआ। टोबी हूपर भी इसके साथ जुड़ने वाले थे। उन्होंने स्टूडियो को एक आइडिया भी दिया था, लेकिन शेड्यूल की दिक्कत की वजह से वो इस मूवी से नहीं जुड़ पाए। गोल्डन चेनसॉ बनाने वाले आदमी को $3000 दिए गए थे और वो चेनसॉ 36 किलो की थी। डायरेक्टर चाहते थे कि गनर हैंसन इस फिल्म में लेदरफेस के रोल के लिए वापस आएं, लेकिन पिछले पार्ट की तरह पैसों की वजह से बात नहीं बन पाई। तब आखिर में फाइनल किया गया आर ए मिहाइलोव को, जो कि लेदरफेस का रोल करने वाले पहले लेफ्ट हैंडेड एक्टर थे। इस फिल्म में लेदरफेस का नाम एक बार भी नहीं लिया गया, उसे बुलाया गया था जूनियर के नाम से। फिल्मिंग के दौरान कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लग गई थी, इसलिए क्रू पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी भी शॉट में जला हुआ जंगल ना दिखे। रायन और वो छोटी लड़की का रोल करने वाले एक्टर्स काम कर चुके हैं फ्राइडे द 13th के 7th पार्ट में। सेम वैसे ही कैन फोरी यानी कि बेनी भी रॉब ज़ॉम्बी के हैलोवीन में थे। ओरिजिनली बेनी इस फिल्म में मरने वाला था, लेकिन टेस्ट स्क्रीनिंग में इस कैरेक्टर को काफी अच्छा रिस्पांस मिला, इसलिए एंडिंग को दोबारा शूट किया गया और बेनी अचानक कहीं से प्रकट हो गया, जबकि फिल्म में वो मर जाता है। और लेदरफेस भी ओरिजिनली मर चुका था। जब ये मूवी रिलीज हुई तो डायरेक्टर जेफ बर्ग भी इसकी एंडिंग देखकर हैरान थे, क्योंकि जेफ ने ना तो वो एंडिंग शूट की थी और ना ही उन्हें इसके बारे में कुछ पता था। बेनी और टैक्स के फाइट सीन में कैनफोरी ने गलती से टैक्स यानी कि विगो मोर्टेसन की पसलियां तोड़ दी थी। तो ये थे इस फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताओ कि आपको ये लेदरफेस कैसा लगा। और ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन भी बार बार आपके पास आती रहे। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टेक्सास चेनसॉ वीडियो में, तब तक ले सबको बाय।